ओम शांति और नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में हार्दिक स्वागत है और आज का विषय है पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का उद्देश्य क्या है। और क्योंकि हमारे सामने एक बहुत वंडरफुल कलरफुल ऑडियंस बैठी है तो मैं आप ही के साथ शुरुआत करता हूं। मेरे इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको 10 शब्द दूंगा, 10 वर्ड्स, और आपको ये 10 शब्दों को याद करना है। आर यू ऑल रेडी? Can I start? Yes. Okay. Number 1, journey. Number 2, garden. Number 3, song. Number 4th, dance. Number 5th, prayer. Number 6th, book. Number 7th, challenge. Number 8, drama. Number 9th, mirror. Number 10th, experience. अच्छा बताइए कितनों को कितना याद है? जर्नी। हाँ बताइए। गार्डन एंड सॉन्ग, डांस एंड डांस। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से इसको सहज याद करने का विधि बताता हूं। अभी फिर से ध्यान से सुनना और फिर इसके बाद हम सभी शेयर करेंगे। ओके? हम सब एक दिन जर्नी के लिए निकले। जैसे ही जर्नी के लिए निकले हमने एक बहुत सुंदर गार्डन देखा। गार्डन में हम वहां गए, वहां बहुत सॉन्ग प्ले किए, हम सभी डांस किए और फिर डांस करते करते अचानक दूर से हमें एक प्रेयर सुनाई दी। चलो हम रिवाइंड करते हैं। कहां के लिए निकले? क्या देखा? वहां क्या किया? फिर क्या किए? क्या सुना? जब हम वहां प्रेयर के लिए पहुंचे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि इतने अच्छे लोग आए हैं। सबको एक बुक दिए। बुक पढ़ना बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि वो एक इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा की कहानी थी। लेकिन जैसे जैसे हम वो पढ़ते गए वो एक मिरर का काम करने लगा और धीरे धीरे हमको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए और ये एक्सपीरियंस हमने बहुतों के साथ शेयर किया। चलो फिर से रिवाइंड करते हैं। कहां के लिए निकले? क्या देखा? क्या किया? फिर क्या किया? क्या सुना? फिर क्या मिला? क्या था वो? चैलेंज था। क्यों चैलेंज था? ड्रामा। और फिर मिरर। आगे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, राइट? ओके, व्हाट इज वर्ड नंबर 1? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से 1, 2, 3, सभी अपना राइट हैंड ऐसे रखें। राइट हैंड रखा। हाँ, अभी अपने पीठ को थपथपाओ। गुड मेमोरी है। क्या मेमोरी हो गई है? ओके, अच्छा, ये जो 10 शब्द है ना, ये 10 शब्द को आज हम समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। ओके? नंबर 1, पहला शब्द था लाइफ इज अ जर्नी। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है। इसे कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। ओके, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज, कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी? कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी? सपोज हमको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। सपोज इफ आई वांट टू कम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो ही हम बहुत खुशी में रहेंगे। लेकिन कहा जाता है कि हर एक स्टेप ऑफ यात्रा में क्या उस यात्रा के प्रोसेस को आप एंजॉय कर सकते हो क्या? एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से कितनों ने हवाई यात्रा की है? हाथ उठाइए। अरे वेरी गुड है ना। जो दूसरे है ना, तो एक बार हवाई यात्रा जरूर करना है ना। अच्छा, व्हेन यू गो इन एन एरोप्लेन, फायदा क्या होता है?
बहुत वंडरफुल अनुभव होते हैं। एक, अगर हमें किसी मंजिल पर जल्दी पहुंचना होता है, वी ऑलवेज यूज एन एयरक्राफ्ट मोड, यू नो, जो आपको 24 घंटे लगती है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वहां पे अगर हम एरोप्लेन में बैठेंगे तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मींस यू आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, नंबर 1। नंबर 2, जब आप एरोप्लेन में बैठते हो और धीरे से आप ऊंचाई में पहुंचते हो, वहां से अगर आप नीचे देखोगे ना, तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, राइट। नंबर 3, जब आप ट्रैवल करते हो, आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करते हो, लेकिन आपको फील होता है जैसे आप एक जगह आराम से बैठे हुए हो, आपको बिल्कुल जर्क फील नहीं होगा, यू विल फील एज इफ यू आर स्टेशनरी, लेकिन एक्चुअली यू आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। जब ये एरोप्लेन नीचे उतरती है और जैसे जमीन को टच करती है ना, तब वो बहुत जर्क होता है, तब हमको महसूस होता है माय गॉड, इट वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, जबकि उस समय उसकी वेलोसिटी काफी कम हो गई है। उसी तरह फ्रेंड्स, यात्रा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सभी लोग यात्रा करते हैं वो स्थूल यात्रा होती है। काफी बार आप हो सके ना तो आप ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड से अपने आप को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कीजिए और वो यात्रा करिए अवे फ्रॉम दिस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। और जब आप वो यात्रा ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे एक्चुअली आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा। एंड दैट जर्नी इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्थूल यात्रा तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब आप वो स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रैवल करना आरंभ करेंगे, जहां पे आप अपनी स्थिति को बहुत धीरे धीरे ऊंचा उठाने लगते हो, और जब वो ऊंचा उठाते हो, अब बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ हो जाती है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमको बहुत छोटी लगेगी। एंड इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल जर्नी। और जैसे ही वो स्पिरिचुअल जर्नी से आप नीचे उतरते हो, तब आप जर्क फील करते हो। तो वन ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ इज, कैन आई एंजॉय दिस स्पिरिचुअल जर्नी, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? लाइफ इज अ गार्डन। जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू, करेक्ट। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमें जीवन को सचमुच एंजॉय करना है तो एक काम कर सकते हैं, गो वेरी क्लोज टू नेचर। प्रकृति के नजदीक आइए, और जब आप प्रकृति के जितने नजदीक होते हैं तो उतना आप फील कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना वंडरफुल है, और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करना कि साल में एटलीस्ट 10-15 दिन आप अपने बिजी लाइफ को निकालकर गो वेरी क्लोज टू नेचर, गो टू वेरी क्लोज टू माउंटेन्स, गो टू रिवर्स, है ना, नेचुरल फ्लोरा और फोना की तरफ जाइए। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, है ना, जहां बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और वहां जाकर अकेले में आप बैठिए एंड स्लोली इंट्रोस्पेक्ट, और वहां के साइलेंस को आप अनुभव करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली एंजॉय इट, करेक्ट। अच्छा, नेचर का 2 अर्थ होता है। एक होता है नेचर का अर्थ प्रकृति, उसी तरह दूसरा होता है नेचर मीन्स नेचर ऑफ पीपल। हमें यह समझना है कि जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है, जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुलदस्ता की भी रौनक कब होती है? जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। एक ही प्रकार के फूल होते हैं तो इतना मजा नहीं आता है। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैन यू एक्सेप्ट द नेचर? और अगर आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बिलीव मी, लाइफ वुड बिकम रियली वंडरफुल, रियली ग्रेट। ओके, नंबर 2, लाइफ इज अ गार्डन। नंबर 3 कौन सा वर्ड था? लाइफ इज अ सॉन्ग। जीवन एक बहुत सुंदर संगीत है। सिंग इट, सिंग इट। जीवन एक बहुत सुंदर गीत है, और इस गीत को हमें गाना बजाना आना चाहिए। करीब 1 हफ्ते पहले मुझे एक सिंगिंग कंसर्ट में बुलाया गया, और मुझे ये बताया गया कि ये कंसर्ट जो है कुछ अलग है, यूनिक है। मैंने कहा इसमें यूनिकनेस क्या है?
और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि जो सारे कंसर्ट में जो पार्टिसिपेंट्स थे वो पूरी तरह अंधे थे। चाहे वो गीत गायक क्यों ना हो, बजाने वाले क्यों ना हो, दे वर ऑल पीपल हु वर नॉट एबल टू सी। 1-1.5 घंटे का जब मैं ये प्रोग्राम सुना, मुझे इतना अच्छा लगा, बिकॉज इट वॉज सच अ वंडरफुल कलरफुल शो बाय दोज पीपल हु हैव नेवर सीन कलर इन देयर लाइफ, है ना। उसी तरह जीवन एक बहुत सुंदर गीत है, उसको गाना बजाना आना चाहिए। अगर हम उन गायक की तरह गीत नहीं गा सकते हैं, अगर हम लता मंगेशकर की तरह गीत नहीं गा सकते, नथिंग टू वरी, लेकिन हमारे शब्द तो मीठे हो सकते हैं ना, हमारे शब्द तो सुखदायी हो सकते हैं ना। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने एक स्लोगन पढ़ा जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ ये बोलना, पहले सुनना, और वो है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। क्योंकि हमारे शब्द जो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। सभी बोलेंगे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। ठीक है? अच्छा, लाइफ इज अ सॉन्ग। उसके बाद हमने क्या किया? लाइफ इज अ डांस। लाइफ इज अ डांस। ओके, पर्पस ऑफ लाइफ इज डांस विद जॉय एंड एंथुजियाज्म। अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। डांस विद जॉय एंड एंथुजियाज्म। करेक्ट? हमेशा हमें खुशी में रहना है। इसलिए इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है ना, जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है। और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज until I saw a man who had no feet। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं हैं, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, है ना। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। तो क्या हमें दुखी होना चाहिए? क्या नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुजियाज्म, है ना। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूं। सभी करेंगे डांस? है? पहले देखना और फिर मेरे साथ डांस करना। इसको कहते हैं पीकॉक डांस, है ना। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं। वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूं, ध्यान से देखना। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह, है ना। तो जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं, वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह यह दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना, है ना। तो आपके सारे दिन के लिए वो ऑटोमेटिकली आपकी मोबाइल को, आपकी बैटरी को चार्ज कर देगी, ठीक है। लाइफ इज अ डांस। नंबर 5 क्या है? लाइफ इज अ प्रेयर। जीवन एक प्रार्थना है। लाइफ इज अ प्रेयर, है ना। हैव फेथ इन द ऑलमाइटी गॉड। विश्वास होना चाहिए उस ईश्वर पर। करेक्ट? एक बार एक माउंटेनियर था जिसको माउंटेन्स क्लाइंब करना बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि मुझे वो ऊंची पढ़ाई को कवर करना है, और सुबह से निकले और धीरे धीरे वो पहाड़ी पर चढ़ने लगे। दोपहर हो गई, शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, लेकिन वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंचे। लेकिन लक्ष्य बहुत क्लियर था कि मुझे चढ़ते जाना है। कुछ समय के बाद चारों तरफ कोहरा हो गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ चढ़ते गए। लेकिन कुछ समय के बाद इतना अंधेरा हो गया कि वो स्लिप हो गए। और अक्सर करके जो माउंटेनियर्स होते हैं ना,
वो एक बेल्ट बांध के रखते हैं और कहीं ना कहीं फंसा के रखते हैं फॉर देयर ओन सेफ्टी। और जैसे ही वो स्लिप हुए तो ये माउंटेनर एकदम नीचे उतरे, क्योंकि वो उन्होंने अपना बेल्ट कहीं फंसा के रखा था, तो एक पेंडुलम की तरह झूलने लगे। अब उनको सब जगह अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो बस एक ही उनको याद आई और वो है ईश्वर की। इमीडिएटली उन्होंने ईश्वर को पुकारा, ओ गॉड प्लीज कम एंड हेल्प मी। तो उनको ईश्वर की आकाशवाणी सुनाई दी, अच्छा आपको बचना है? तो उसने कहा यस भगवान, इसलिए तो मैं आपको बुला रहा हूं। तो फिर ईश्वर ने उनसे पूछा, क्या आपको मेरे पर पूरा विश्वास है क्या? मतलब भगवान आप ऐसे प्रश्न नहीं पूछो, आई हैव गॉट टोटल फेथ इन यू, प्लीज मुझे बचाओ। तो फिर उसको ईश्वर की आवाज सुनाई दी, मैं जैसा बोलूंगा वैसा आप करोगे क्या? तो माउंटेनर ने कहा, भगवान इसलिए तो मैं आपको पुकार रहा हूं, आप जो बोलेंगे मैं वैसा ही करने वाला हूं। तो फिर उनको एक आवाज सुनाई दी, एक काम करो, आपने जो ये बेल्ट बांधा है ना, उस बेल्ट को उतार दो। बोला माय गॉड ईश्वर आप ये क्या कहते हो? तो बोला बचना है तो करो। उसने कहा पता नहीं ये कौन कह रहा है। और दूसरे दिन जब गांव वाले वहां से गुजरे तो क्या देखा, दिस माउंटेनियर इज फ्रोजन टू डेथ अराउंड 30 feet अहेड फ्रॉम द ग्राउंड। बस थोड़ी ऊंचाई में ही इज फ्रोजन टू डेथ। मतलब अगर उसको ईश्वर पर पूरा विश्वास था, अगर वो खोलते थे तो वो आराम से जमीन पर आ जाते थे। कैन आई हैव अनकंडीशनल फेथ इन द ऑलमाइटी गॉड? इसे एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी कि अगर भगवान आपको एक माउंटेन के ऊपर लेकर जाते हैं और भगवान कहते हैं छलांग मारो, अनकंडीशनली जंप इट। क्योंकि अगर आप अनकंडीशनली जंप करते हैं तो दो बातें हो सकती है, या तो भगवान आपको अपने गोद में संभाल लेंगे, नहीं तो आपको वो उड़ना सिखा देंगे। Either two of the thing is going to happen, but this is only possible when I have got unconditional faith in the Almighty God. अब भगवान हमसे चाहते क्या है, जिसको कहा जाता है श्रीमत। 3 प्रकार के मत होते हैं, एक होता मनमत, दूसरा होता है परमत और तीसरा होता श्रीमत, है ना। अक्सर करके हम अपना जीवन इधर उधर कैसे भटका देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ मनमत पर या परमत पर चलते हैं। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि बच्चे अगर हमें रियली जीवन के उद्देश्य को हासिल करना है तो प्लीज मेरी श्रीमत पर चलो। और भगवान का एक बहुत सुंदर श्रीमत है कि बच्चे अपने जीवन को पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ और स्वच्छ बनाओ, है ना। वी हैव टू कीप आवर लाइफ वेरी वेरी प्योर। ईश्वर एक श्रीमत देते हैं कि बच्चे दुआएं दो और दुआएं लो, दैट शुड बी अ पर्पस ऑफ लाइफ। ईश्वर श्रीमत देते हैं कि सबको सुख दो और कभी सुख, है ना, सुख दो और सुख लो। आगे कंटिन्यू करते हैं, ना दुख दो ना दुख लो। काफी बार हम दुख देते तो नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, दुख ले लेते हैं। सो दैट इज अ श्रीमत ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, है ना। इसलिए हमें भगवान की उस श्रीमत पर चलना है, दैट इज अवर पर्पस ऑफ लाइफ। अच्छा, 6 क्या है, लाइफ इज अ बुक। जीवन एक बहुत सुंदर किताब है, रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। तो अपने जीवन में कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, है ना। 1-2 किताब जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है, और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। आपको अगर टाइम मिले तो ये किताब जरूर जरूर पढ़ना, है ना। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हु वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। तो मुझे लगता है वो बुक में सारे लोगों के नाम होंगे जो मेरी मृत्यु के बाद रोने वाले हैं। लेकिन जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये बात की एहसास हुआ कि हमारा जीवन सफल है या नहीं, उसका बैरोमीटर क्या है, उसका मापदंड क्या है, वो हमको खुद पता चलेगा जब हम मृत्यु के बहुत नजदीक हैं। और जब हम मृत्यु के बहुत नजदीक हैं, और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड कर अगर मेरे मन में ये संकल्प आया कि मैंने ये जीवन में क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, अगर ये संकल्प आ गए तो मेरा लाइफ वेस्ट है। लेकिन मृत्यु के नजदीक जब हम हैं, और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया, तो मीन्स माई लाइफ इज ए वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है। और उसके लिए एक बात का मैं सजेशन देता हूं
कि हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है? कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है 2 बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में 1 दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में 1 दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा कि अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर 1 इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलेगा। आप वो किताब जरूर जरूर पढ़ना। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना, और वो है आदिदेव ब्रह्मा। हिंदी में अवेलेबल है, और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगी कि यस, हम दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है, और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है, और कैसी एक सुंदर दुनिया की स्थापना होगी। सर, ये ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका थोड़ा परिचय देंगे आप? ये संस्था का जो पूरा नाम है वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इट इज अ सोशल विच स्टार्टेड इन द ईयर 1936, जिसका हेडक्वार्टर्स वर्तमान समय पे माउंट आबू राजस्थान में है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक बहुत सुंदर उद्देश्य है, और वो है कि कैन वी मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। और उसके लिए यहाँ पे जो भी भाई बहनें आते हैं वो एक स्लोगन अपने लाइफ में धारण करते हैं, और वो है विश्व परिवर्तन, लेकिन स्व परिवर्तन के द्वारा। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एज एन एनजीओ विद द यूनाइटेड नेशंस। इट एंजॉयज अ कंसल्टेटिव स्टेटस विद यूनिसेफ एंड यूनेस्को। ये विद्यालय के बहुत सारे विंग्स हैं, टू नेम अ फ्यू: साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग, डॉक्टर्स विंग, विमेन्स विंग, सोशल विंग, यूथ विंग, ओके, द डिफेंस विंग। बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग विंग्स हैं, जिस विंग्स के अंतर्गत हम पब्लिक तक पहुंचते हैं और उनको यह सिखाते हैं कि हाउ डू वी इनकलकेट स्पिरिचुअलिटी इन आवर ओन लाइफ थ्रू द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। तो हमारी ये विद्यालय अपने सारे जो मोर देन 8,000 सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके द्वारा हम सारे लोगों को बहुत सहज राजयोग क्या है वो सिखाते हैं, जिसके द्वारा उनका जीवन जो है वो श्रेष्ठ और महान बन जाता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? लाइफ इज अ चैलेंज। जीवन एक सुंदर एक चुनौती है। एक्सेप्ट इट एंड फेस इट, है ना? चुनौती को एक्सेप्ट करो एंड फेस इट। लाइफ इज अ चैलेंज, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू फेस इट। मैं एक बार एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसे मैं काफी मोटिवेट हुआ। उसमें था कि एक रिपोर्टर बच्चों के पेंटिंग कंपटीशन में गए। छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। जब सेकंड प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो ये रिपोर्टर ने देखा कि एक व्यक्ति एक 10 वर्ष के बच्चे को स्टेज पर लेकर जा रहे हैं टू रिसीव द सेकंड प्राइज। तो रिपोर्टर को लगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय। जब वो नीचे उतरे तो रिपोर्टर उस बच्चे के पास जाकर पूछे, एनी प्रॉब्लम विथ योर लेग्स, आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो 10 वर्ष का बच्चे ने कहा, मैडम वन ऑफ माई लेग इज एम्प्यूटेड, मेरे एक पैर को काटा गया। तो उन्होंने कहा, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ऐसे कैसे हुआ? बोला जेनेटिक डायबिटीज प्रॉब्लम, डॉक्टर्स ने कहा इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा। तो रिपोर्टर ने उस 10 वर्ष के बच्चे से एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपकी उम्र के बच्चे इतना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? और ये 10 वर्ष बच्चा का ब्यूटीफुल जवाब था, मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को बहुत दौड़-धूप करनी पड़ती होगी और शायद भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है ना? कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस 10-year-old बॉय? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते क्या? है ना? परिस्थिति आई, लेकिन उस परिस्थिति को एक चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया, फेस किया और आगे बढ़े। आज हम देखते हैं समाज में इतने सारे सुसाइड रेट्स क्यों हो रहे हैं? उसका एक कारण हो सकता है कि वो परिस्थिति को चैलेंज के रूप में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं।
हताश हो रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन कैन आई टेक माई लाइफ एज अ वेरी वंडरफुल चैलेंज। और विशेष तौर पर मैं उस स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो प्लीज आप उस जो भी रिजल्ट्स आए उसको आप एक्सेप्ट करो, और अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं तो यू फेस इट एंड देन ट्राई अगेन टू स्कोर मच गुड मार्क्स। हम देखते हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनका रिजल्ट डिक्लेयर होने होता ना तो उसके एक दिन पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और हर एक न्यूज़पेपर का हॉरोस्कोप पढ़ेंगे, राशिफल, कि भाई ऐसा तो कोई हॉरोस्कोप मिलेगा जिससे कहेगा कि तू पास हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम कहते हैं हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। कैन आई एक्सेप्ट इट एंड कैन आई फेस इट विद अ स्माइल ऑन माई फेस, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ समय के लिए खुशी होती है, लेकिन ये जीवन कितना ना वंडरफुल जीवन है जिसका मूल्य 220 करोड़, और अगर सचमुच देखेंगे तो बहुमूल्य है ना। तो कितना ना हमको खुशी होना चाहिए। तो बीच बीच में अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करो और इंट्रोस्पेक्ट करो, और अपनी जो जीवन की जो खुशी, द हैप्पी मोमेंट्स, शेयर इट विथ एवरीवन, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। अच्छा, 10th बताइए क्या है? लाइफ इज अ एक्सपीरियंस। लाइफ इज अ एक्सपीरियंस ना, जीवन एक बहुत सुंदर अनुभव है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? शेयर इट। आप सबके साथ शेयर करो आपके जीवन का जो बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस है, उसको शेयर करो। और सच्ची बात बताएं फ्रेंड्स, हम हैप्पी मोमेंट्स क्यों नहीं याद कर पाते हैं? उसका एक कारण है, जीवन में खुशियां क्यों नहीं आ रही है? वाई आई डोंट हैव हैप्पी एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ? उसका एक ही कारण है, जो जीवन हम जी रहे ना सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अब बहुत छोटा सा एक ग्रुप के लिए। अब हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे चिल्ड्रन, हमारा जो विजन है वो ब्रॉड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमें एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस चाहिए तो प्लीज आप इस समाज के लिए कुछ एक कार्य करें विच इज टोटली अनकंडीशनल, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। डू समथिंग फॉर अदर्स। किसी के जीवन में आप खुशियां दीजिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न्स। डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी विदाउट एनी रिटर्न्स, और आप महसूस करेंगे आपका लाइफ एक बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस हो जाएगा। मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव रहा जब एक बार मैं जस्ट आई विजिटेड अ मातृ सदन, एन ओल्ड एज होम, और जब मैं वहां गया तो मैंने देखा बहुत सारे ओल्ड पीपल थे जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया और उनको वो आश्रम में डाल दिए। और करीब आधा घंटा जब मैंने उनके साथ शेयर किया, वो आधे घंटे के बाद वो लोग आए और मेरे को गले लगाने लगे और मुझे इतनी खुशी का अनुभव हुआ। यस, कैन आई डू समथिंग अनकंडीशनली। और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो कहते हैं हर एक व्यक्ति को 2 कार्य करना चाहिए। नंबर 1, वो कहते हैं ईच वन टीच वन। हर एक व्यक्ति दूसरों को पढ़ाओ। क्या पढ़ाना है? पढ़ाना ये स्थूल नॉलेज की बात हम नहीं कर रहे हैं, समथिंग अबाउट मेटाफिजिक्स ना, जीवन का रियल उद्देश्य क्या वो पढ़ाइए। टीच देम समथिंग अबाउट मेडिटेशन, टीच देम समथिंग अबाउट मेटाफिजिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट 1। नंबर 2, डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं ईच वन शुड सो अ सैपलिंग, है ना। हर एक व्यक्ति को एटलीस्ट साल में 1 पौधा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब हमको ये पता चलता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतनी गर्मी बढ़ रही है ना, धीरे धीरे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, हम अपने घरों के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस बहुत जरूर करते हैं। प्रश्न उठता है कि एज एन इंडिविजुअल व्हाट एम आई डूइंग। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बर्थडे के दिन जरूर कोई सा गार्डन में जाइए और 1 पौधा जरूर अपने हाथ से लगाइए, और जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाएगा, बहुतों को वो फ्रूट्स देगा, बहुतों को वो शेड देगा। और ये प्रकृति का नियम है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। डू समथिंग टू नेचर, नेचर विल ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट यू, है ना। ये डॉक्टर कलाम का एक बहुत सुंदर 2 बातें हर एक इंडियन को जरूर जरूर करना चाहिए, एंड फॉर दैट मैटर एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड शुड डू दिस। एंड टू वेरी लार्ज एक्सटेंट ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं हम उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होती है बताते हुए
कि हमारे राष्ट्रपति जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, when he was the director of DRDO, that is a Defense Research Development Organization, तब से वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द कॉर्नरी आर्टरीज डिजीज प्रोजेक्ट, जहां पे हम ये कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन शैली को बहुत अच्छा बनाएं तो धीरे धीरे ये हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी ब्रह्मा कुमारी के नजदीक सेवा केंद्र पर जाकर ये एक्सपीरियंस आप जरूर कर सकते हैं। मैं आपको इस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। एक बार डॉक्टर कलाम बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे। कुछ समय के बाद जब क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ तो एक स्टूडेंट ने डॉक्टर कलाम से पूछा, सर व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? तो डॉक्टर कलाम मुस्कुराते हुए बच्चों से पूछा, कैन यू गेस व्हाट कुड बी माई हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ? तो कुछ बच्चों ने कहा, सर द डे है ना PSLV was launched up in the sky. Like, yeah, it was a happy moment, but not the happiest moment of my life. और भी कुछ गेस कीजिए। बोला, सर the day you were able to develop त्रिशूल, नाग, मिसाइल, etc. Fine, but not the happiest moment of my life. और भी कुछ गेस कीजिए। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा, सर the day you were given the भारत रत्न अवार्ड। Fine, but any other moments? बोला, सर the day you were given the title of the president of the country. तो डॉक्टर कलाम ने कहा, ऑल दिस वे हैप्पी मोमेंट्स बट नॉट द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। फिर बच्चों ने कहा, सर प्लीज आप बताइए ना व्हिच इज योर हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। डॉक्टर कलाम साहब ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, द डे व्हेन DRDO वाज एबल टू डेवलप लाइट वेट स्ट्रेचर्स फॉर पोलियो पेशेंट्स। और डॉक्टर कलाम अपना अनुभव सुनाते हैं कि पहले जो पोलियो पेशेंट थे जो स्ट्रेचर्स यूज करते थे वो बहुत भारी होता था और उनको लेकर उनको चलने में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन DRDO ने बहुत लाइट वेट स्ट्रेचर्स डेवलप किए विच वाज वेरी लाइट, अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 ग्राम्स। और डॉक्टर कलाम साहब अपना अनुभव सुनाते हैं कि जिस दिन उसका टेस्ट ट्रायल हुआ था, जहां उन्होंने बहुत पोलियो पेशेंट्स को बुलाया, छोटे छोटे बच्चे, और उनको ये स्ट्रेचर्स दिया और साइड में उनके सारे माता पिता बैठे हुए थे। और जब ये बच्चों को जब स्ट्रेचर्स दिया, इतनी लाइट वेट थी कि सारे बच्चे खेलने लगे, कूदने लगे, दौड़ने लगे। और डॉक्टर कलाम अपना अनुभव सुनाते कि मैंने उन पेरेंट्स को देखा और बहुत पेरेंट्स के आंखों में आंसू था, और वो जो क्षण था, डॉक्टर कलाम साहब कहते दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ हिज ओन लाइफ। या when we do something unconditionally for this society, and that is what is very important. तो ये जो 10 बातें हैं, ये हमारा जीवन है और इसका पर्पस। लेकिन फ्रेंड्स, हमें समझना है, लाइफ इज नॉट जस्ट द गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ, है ना। जन्म और मृत्यु के बीच में जो जर्नी है वो सिर्फ लाइफ नहीं है, लेकिन ईश्वर ने आकर हमें एक इटर्नल लाइफ जर्नी के बारे में बताया है, जो एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक रीति से हम इसको सकते हैं। और ईश्वर परमात्मा ने आकर हमें स्वस्तिक का आध्यात्मिक रहस्य बताया है ना। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो स्वस्तिक से आरंभ करते हैं और इसको शुभ लाभ लिखते हैं, है ना। असल में 4 युगों को दर्शाता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है ना। हर रात के बाद दिन जरूर आता है, तो अगर कलयुग है तो एक नया सवेरा जरूर आएगा। और ये जो 5000 वर्ष की ये जो कल्प है, इसका पूरी लाइफ हिस्ट्री हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको एक इटर्नल जर्नी पर लेकर जाता हूं, है ना। द फर्स्ट इज द जर्नी ऑफ दिस 5000 ईयर्स, इसको समझना है। दूसरा वर्ड कौन सा था? गार्डन। तीसरा? फोर्थ? हाँ, मीन्स सतयुग और त्रेता युग। सतयुग एंड त्रेता युग जो 2500 वर्ष है, ये धरती पर स्वर्ग था, वेयर द अर्थ इज अ वेरी ब्यूटिफुल गार्डन, जिसको हम कहते हैं गार्डन ऑफ एडन, पैराडाइज, जन्नत, बहिश्त, अल्लाह का बगीचा। सतयुग वैकुंठ, जहां पे फुल ऑफ गार्डन, मीन्स प्रकृति इतनी सुंदर होगी, जहां पे सदा बहार होगा, और वहां पे फिर हम बस सॉन्ग और डांस करते रहेंगे, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, खुशियों के गीत गाते रहेंगे और इतना एंजॉय करेंगे। ये 2500 वर्ष, 2500 ईयर्स। सतयुग त्रेता के बाद हम पहुंचेंगे द्वापर युग में,
जहां पे नेक्स्ट क्या है? प्रेयर। फ्रॉम सोल कॉन्शियसनेस जैसे हम द्वापर युग में आते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस स्टार्ट होती है, देह अभिमान में हम आते हैं, और जैसे ही देहभान में आते हैं तो धीरे धीरे दुख आरंभ होता है, और जैसे ही दुख आरंभ होता है तो हम ईश्वर को बुलाना आरंभ करते हैं। तो जो सारी भक्ति है, इट स्टार्टेड फ्रॉम द्वापर युग। तो हियर वी स्टार्टेड विथ प्रेयर्स, और यहां से ही बुक्स लिखना आरंभ किए। सारे जो शास्त्र आज हम पढ़ते हैं एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम द्वापर युग, और धीरे धीरे हम पहुंचे कलयुग में, वेर कलयुग इज अ वेरी ग्रेट चैलेंज। हर पल हर क्षण ये कलयुग में हमको चैलेंजेस होते हैं, इतनी प्रकार की चुनौतियां आती है। अब ये चैलेंज को हम कैसे फेस करें? और उसके लिए कहते हैं इस समय धर्म की भी अति ग्लानि हो रही है, और ऐसे समय पर परमात्मा ये धरती पर उतरते हैं और हमें कलयुग से सतयुग की तरफ जाने का रास्ता बताते हैं। वो हमें ज्ञान सुनाते हैं। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? और वो है ड्रामा का। ये 5000 वर्ष का ड्रामा कैसे बहु रिपीट होता है, बिकॉज टाइम इज साइक्लिक, उसका ये ज्ञान सुनाते हैं। ईश्वर हमको कहते हैं कि बच्चे अपना कर्म इतना श्रेष्ठ बनाओ, इतना महान बनाओ कि आप सतयुग में जाने के लायक बन जाएंगे। और फिर ड्रामा के बाद वो हमको कहते हैं कि यस, हर दिन सुबह और शाम अपने आप को मिरर में देखते रहो, और फिर ज्ञान रूपी दर्पण में देखो कि मैं कहां तक उस नई दुनिया में जाने का लायक बना हूं। चेक करो और चेंज करो। और ये 5000 वर्ष का जो एक्सपीरियंस है ना, उसको हमें सबके साथ शेयर करना है। सो कहा जाता है लाइफ इज एन एक्सपीरियंस, शेयरिंग द एक्सपीरियंस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ये जीवन इतना वंडरफुल 5000 वर्ष की कहानी अगर हम समझ जाते हैं तो हमारा जीवन का उद्देश्य बहुत अच्छी तरह हमको समझ में आ जाता है। तो हम विश्वास करेंगे कि आप ये जो 10 शब्द हैं उसको हमेशा अपने साथ याद करेंगे, उसके अनुरूप चलेंगे, तो हमारा लाइफ भी बहुत सुखमय और वंडरफुल हो जाएगा। Sir, I have one question. Sir, you use one word meditation. So what is this meditation? And I am a student, so is it benefit for my study? Meditation is actually takes us to a very beautiful spiritual journey. ब्रह्मा कुमारी जो मेडिटेशन टेक्निक सिखाती है उसका नाम है सहज राजयोग। यहां पे हम कोई फिजिकल आसनास नहीं सिखाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा मन। तो राजयोग मेडिटेशन इज एक्चुअली अ वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर द माइंड। अब राजयोग का अर्थ क्या है? वेरी सिंपल। जिस तरह वियोग का अर्थ है बिछड़ना, योग का अर्थ है संबंध जोड़ना, राइट? तो यहां पर वो सहज विधि बताई जाती है जहां पर हम उस ईश्वर परमात्मा के साथ कैसे बुद्धि के द्वारा लिंक लगाएं, जिसके द्वारा उनसे हम शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आपने सुना होगा एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। तो जैसे हम उस कॉस्मिक एनर्जी, वो परमात्मा को मन और बुद्धि के द्वारा याद करते हैं, ऑटोमेटिकली द एनर्जी स्टार्ट्स फ्लोइंग। हाउ विल दिस मेडिटेशन हेल्प फॉर आवर स्टडीज? करेक्ट। हमने देखा है कि जब भी स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर्स अक्सर करके एक वर्ड यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अब जस्ट इमेजिन कीजिए एक दिन एक स्टूडेंट खड़ा होकर पूछेगा, मैडम व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? एंड द यूजुअल रिप्लाई फ्रॉम द टीचर्स वुड बी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अरे कॉन्सेंट्रेशन क्या, ये तो सिखाया नहीं। एंड वी एक्सपेक्ट अ किड्स टू कॉन्सेंट्रेट, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसको सही अर्थ में भी हम ये विद्यालय में सीख सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का टेक्निकल डेफिनेशन है जब मन और बुद्धि को यूज करते हैं। मन का काम है विचार करना और बुद्धि का काम है इसका चित्र निर्माण करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ टेप करना होता है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो हम क्या करते हैं? प्ले और रिकॉर्ड का बटन साइमल्टेनियसली प्रेस करते हैं। तो उसी तरह अगर हमें कुछ याद करना है तो मन और बुद्धि एक जगह टिकना चाहिए, और ये राजयोग मेडिटेशन के द्वारा बहुत सहज हो सकता है। सिंस यू आर अ स्टूडेंट, तो आप चाहते हो कि आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना? जैसे एक मोबाइल होता है ना, वो मोबाइल की सारी मेमोरी कहां स्टोर होती है ना? उसके सिम कार्ड में। जैसे ही मैंने उस सिम निकाल दिया तो फिर उसकी कोई मेमोरी होगी नहीं, फिर आप वो जैसे एक डिब्बा है,
ये सिम को निकालकर अगर मैंने दूसरे हैंडसेट में फिक्स कर दिया तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट, एसएमएस मैसेजेस और दूसरे सेट्स के द्वारा हम देख सकते हैं। उसी तरह जो भी हम बातें सारे दिन का याद करते हैं वो कहां हम स्टोर करते हैं? अक्सर हमको लगता है हम ब्रेन में करते हैं। व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी ब्रेन तो वैसे का वैसे ही होता है ना, फिर भी तो उसको याद नहीं कर पाता है। तो उसी तरह हमें ये शरीर में जो स्टोर करने की जो सिम है उसको समझना होगा। एंड सिम स्टैंड्स फॉर SIM। S मीन्स द सोल। सेल्फ का परिचय सबसे पहले दिया जाता है कि जो सारी जो मेमोरी है वो आत्मा में स्टोर होती है। जैसे देखो, आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है तो बहुत सारी मेमोरी भी इसमें ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं ना, एट अ वेरी यंग एज वो बहुत बड़े बड़े शास्त्र कंठस्थ करके बोलते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे उम्र में बहुत अच्छा वायलिन, गिटार बजाते हैं। क्यों? क्योंकि दैट मेमोरीज गेट्स ट्रांसफर्ड, वो संस्कार ट्रांसफर होता है। तो इट इज स्टोर्ड इन द सोल। और फिर I मीन्स इंटेलेक्ट, M मीन्स माइंड। ये मन और बुद्धि जब एक जगह टिकता है दैट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। तो एज अ स्टूडेंट जब आप ये राज्यों का अभ्यास करोगे तो मन जो इधर उधर भटकता था वो मन धीरे धीरे एकाग्र होने का अभ्यास आप सीख सकोगे, विच विल सर्टेनली हेल्प यू इन योर स्टडीज। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जरूर ये कंसंट्रेशन, ये मेडिटेशन जरूर सीखिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके पढ़ाई में वो बहुत बहुत हेल्प करेगा। एंड मे द ऑलमाइटी गॉड ब्लेस यू विथ कंप्लीट सक्सेस इन योर एग्जाम्स। लास्ट में एक अंतिम शायरी बताकर मैं एंड करूंगा। कहते हैं, ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ना जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए। ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ना जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए। हे खुदा मेरे दोस्त, मुझे उस दिन का इंतजार है जब ये जीवन आपके काम आ जाए, जब ये जीवन आपके काम आ जाए। आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति।